रात की घनी अंधेरी ने गांव को ऐसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था जैसे काला कंबल तानकर हर चीज को ढक लिया गया हो। आसमान पर काले बादल इस तरह घिराए थे जैसे कोई तूफान भीतर ही भीतर पल रहा हो। हवा के तेज झोंके बस स्टॉप के पुराने जंग लगे बोर्ड को झंझोर कर चीखने पर मजबूर कर रहे थे, जैसे वो भी किसी अनजाने डर की खबर दे रहे हों। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिरकर मिट्टी की नमी में एक अजीब सी खुशबू फैला रही थी, मगर उस खुशबू में भी एक घुटन, एक रहस्यमय बोझ सा महसूस हो रहा था। गांव के दूर कोने में कुत्तों के भौंकने की आवाजें लगातार गूंज रही थी और उनके साथ साथ झांगरों की सदा और भी खौफ बढ़ा रही थी। गांव वालों का मानना था कि इस आखिरी बस स्टॉप पर रात को रुकना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही समय में एक लड़का अपने रोजमर्रा का काम खत्म करके वहां आ पहुंचा। वह बारिश में भीगा हुआ, तूफानी हवा से सहमा हुआ बस के इंतजार में वहां खड़ा हो गया। देर तक उसे यही उम्मीद रही कि शायद बस आ जाएगी, मगर पल बीतते गए और आखिरकार यह एहसास उस पर हावी हो गया कि आखिरी बस निकल चुकी है। अब तो सारी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। काश थोड़ी सी जल्दी आ गया होता। सामने एक दूसरा स्टॉप मध्यम रोशनी में डूबा हुआ दिखाई दिया, जिस पर एक बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। बारिश लगातार बरस रही थी और अंधेरा हर पल और गहरा होता जा रहा था। इसी घड़ी में उसे लगा कि सामने किसी कोने में कोई औरत बैठी है। वह पल महज एक नजर का था, मगर उस एक झलक ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। उस दृश्य में धुंधलापन था, बारिश की परत में लिपटा हुआ, जैसे हकीकत और वहम के बीच झूलता हो। उस रात की सन्नाटे में वह दृश्य और भी भारी महसूस हुआ। लड़के ने मन ही मन यह सोचकर कदम बढ़ाए कि शायद यह सब बारिश, थकान और अंधेरे का धोखा है। रास्ता लंबा और बेहद सुनसान था। जितना वह आगे बढ़ता रात उतनी ही घनी महसूस होती। बारिश अब मूसलधार बरसने लगी थी। हवा के तेज झोंकों के साथ पेड़ों की डालियां ऐसे झूल रही थी जैसे कोई अनजाने साए धीरे धीरे रास्ता रोकने आ रहे हों। कुत्तों के भौंकने की आवाजें कभी पास आती, फिर अचानक जैसे बहुत दूर चली जाती थी। इन सब के बीच एक अजीब सी डरावनी सरगोशी फिजा में घुली हुई थी, जो कानों तक पहुंचकर दिल में उतर रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद पीछे से एक हल्की सी आवाज उठी, भाई अगली बस कब आएगी? मैं इंतजार करती रही आखिरी बस के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए। लड़के ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वह आगे बढ़ता गया। बारिश के साथ कदमों की आहट और भी भारी महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर में वह आवाज फिर उभरी, अगली बस कब आएगी? मैं इंतजार करती रही आखिरी बस के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर इस बार उसने पीछे देखने की हिम्मत न की। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी और माहौल में एक गाढ़ी खामोशी छा गई। फिर अचानक एक ही पल में उसके सामने आसमान को चीरती हुई बिजली कड़की और तेज रोशनी में एक औरत का साया उभर आया। वह औरत अचानक अंधेरे के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे जमीन से उगाई हो। उसका अस्तित्व बारिश में भीगता रहा और हर बिजली की चमक उसके साए को थोड़ी देर के लिए और साफ करती रही। पास जाने पर यह एहसास हुआ कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय हकीकत का हिस्सा है। उसके वजूद से एक अनोखी ठंडक और अजीब सी कंपकपी उठ रही थी। फिजा में एक बार और बिजली चमकी तो उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वह दृश्य इतना डरावना था कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर धीरे धीरे वह साया जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई छाया या चुड़ैल आसमान की ओर खिंच रही हो। वह मंजर ऐसा था कि दिल की डोरें टूटने लगे, सांस रुकने लगे और डर अपनी आखिरी हदें पार करने लगे। उस पल हर वहम हकीकत में बदलता दिखाई दिया। ये वह घड़ी थी जब इंसान अपने माने हुए विचारों को भूल जाता है। अंधेरों में लिपटे उस रात ने यह यकीन दिला दिया था कि कुछ अस्तित्व ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो नहीं मगर हकीकत में सांस लेते हैं। आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट
गर्मी का मौसम था और चांदपुर गांव में शाम की ठंडी हवा मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेर रही थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर काले घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, गोया किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। गांव के लोग तेजी से अपने घरों को लौट रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो गया हो। सदारा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी आसमान को तक रही थी। उसके चेहरे पर डर की कोई झलक न थी, मगर दिल में बेचैनी जरूर थी। उसका शोहर सूरज लकड़ियां बेचने शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा न था। सदारा ने घबराकर दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक आसमान को चीरती बिजली कड़की और मूसलधार बारिश बरसने लगी। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे घर की छत उड़ जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर यूं गिर रही थीं, जैसे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा हो। छोटी चंदा सहमी हुई अपनी माँ के पास आ गई। माँ बाबा कब आएंगे? वो जल्दी आ जाएंगे मेरी प्यारी चंदा। सदारा के दिल में एक अजीब सा डर सिर उठा रहा था। उसे बुजुर्गों की वो बात याद आई कि ऐसी तूफानी रातों में प्रेत घाटी की भटकती आत्मा गांव के आसपास भटकती है। वो आत्मा लोगों को धोखा देती है, उनकी अजीजों की आवाज की नकल करती है और अंधेरे में अपनी तरफ बुला लेती है। रात गहरी होती गई, बारिश की आवाज कानों को चीर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं सूरज हूँ, दरवाजा खोलो। सदारा चौंक गई। एक लम्हे को खुशी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे दिल दहल गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि चंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, दरवाजा मत खोलो, वो बाबा नहीं है। सदारा के कदम रुक गए। वो जान गई कि ये आत्मा की चाल है। वो चंदा को साथ लिए एक कमरे में दबक गई। बाहर बारिश के शोर के साथ दरवाजे पर दस्तक अब और भी जोर से होने लगी थी। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह जब सदारा की आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की किरणें घर के अंदर झांक रही थीं। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। आंगन खाली था। दूर गांव के लोग बातें कर रहे थे। तभी उसने देखा सूरज वहां खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। वो गांव के मुखिया से कुछ कह रहा था। रात कहाँ थी? मैं कल शाम शहर से वापस आ रहा था कि अचानक तूफान आ गया। मेरी बैलगाड़ी का पहिया प्रेत घाटी के पास टूट गया। मैं उसे ठीक करने में लगा हुआ था कि अचानक दूर से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह थी स्वीटा। वो मुझे बुला रही थी। मुझे लगा तुम मुश्किल में हो, इसलिए मैं उस आवाज के पीछे जाने ही वाला था। मगर तभी मुझे गांव के बुजुर्ग की बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी रातों में जो आवाज बुलाती है वो इंसान की नहीं, भटकती आत्मा की होती है, और अगर उसके पीछे गए तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। ये सुनकर सदारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चंदा को गोद में उठाया और शुक्र किया कि सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। वो जान गई कि कल रात उन पर एक खौफनाक साया मंडला रहा था, मगर ईश्वर की कृपा से वो बच गए। प्रेत घाटी की भटकती आत्मा का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। प्रेत घाटी की भटकती आत्मा का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आगे जानने के लिए पार्ट नेक्स्ट का इंतजार करें और हमारे चैनल गिवन को सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत से गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। लोग दिन को सारा काम निपटाकर शाम होने से पहले ही अपने घरों में चले जाते। जो भी शाम तक बाहर रहता चुड़ैलों से मार देती थी। लेकिन अब कई हफ्ते हो गए थे कि लाशें कम हो गईं, क्योंकि लोग शाम को बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में एक पीपल के दरख्त के नीचे दो औरतें बैठी बातें कर रही थीं। वे आपस में बहुत गहरी दोस्त थीं। सुना है पिछले हफ्ते से चुड़ैल ने किसी को नहीं मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। गांव में सुकून है, लेकिन ये सुकून तूफान से पहले का है। चलो छोड़ो, वैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी सास ने मुझसे बहुत काम करवाया है। उसी दौरान एक समोसे वाली वहां आ गई। उसकी आवाज बड़ी अजीब थी। आइए आइए, समोसे खाइए, बहुत ही लजीज हैं। एक बार खाइए, बार बार कभी ना। मेरा मतलब है बार बार आइए।
चलो चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, समोसे खाने चलते हैं। देखने से ही कितने मजेदार लग रहे हैं। प्लीज चलो। समोसे दे दो, 2 प्लेटें दे दो। वे पास वाले बेंच पर बैठ गई और समोसे खाने लगी। वाह वाह, बड़े ही मजेदार समोसे हैं, लजीज, क्रिस्पी, मजा आ गया। हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो, बहुत ही मजेदार समोसे हैं। अब तो मैं इसकी रोजाना की ग्राहक बन जाऊंगी। फिर वे दोनों समोसे खाकर चली गई। शाम होते ही समोसे वाली भी वहां से गायब हो गई। असल में ये चुड़ैल की चाल थी, लेकिन जो जादू उसने समोसों पर किया था वो औरतों पर असर नहीं करता था। अगले दिन वो फिर आई। इस बार शेख और अब्दुल्ला नामी 2 लड़के उसके पास आए और समोसे मांगकर पास ही बैठ गए। अरे वाह वाह, बहुत ही मजेदार समोसे हैं। दिल करता है जिसने बनाए हैं उसके हाथ चूम लूं। हाँ, वाकई कमाल के हैं। वाह वाह, ये तो वाकई बड़े मजेदार समोसे हैं। इतने मजे के समोसे तो मेरी बीवी ने भी नहीं बनाए। वे दोनों समोसे खाकर अपनी राह निकल पड़े। शाम को समोसे वाली फिर वापस चली गई, लेकिन उसी रात दोनों लड़के आधी रात को हिप्नोटाइज होकर सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़े। अरे मेरी टांगे रुकी नहीं रही हैं, जैसे कोई जादू मुझे घसीट रहा हो। यही हाल मेरा भी है, कोई बचाए हमें। रास्ता खौफनाक था। बारिश, गरज, चमक, लोमड़ियों और गीदड़ों की आवाजें। अंधेरे में वे जंगल के अंदर जा पहुंचे, जहां वही समोसे वाली हवा में उड़ती हुई खड़ी थी। दोनों का जादू टूट गया। तुम हमें यहाँ कैसे लाई हो? वो कहकहा लगाने लगी और लम्हों में उसका चेहरा बदलने लगा। कभी बूढ़ी चुड़ैल, कभी खौफनाक औरत। उसने खंजर निकाला और दोनों को मार डाला। अगले दिन गांव में शोर मच गया कि जंगल से 2 लाशें मिली हैं। यूं मर्दों की लाशों का ये खेल दोबारा शुरू हो गया। लोग फिर सरगोशियां करने लगे। लगता है चुड़ैल वापस आ गई है। हाँ, लाशें वैसे ही मिल रही हैं जैसे पहले मिलती थीं। वही दोनों औरतें फिर पीपल के दरख्त के नीचे बातें कर रही थीं। कुछ तो गड़बड़ है, ये लाशें कैसे मर रही हैं? हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन एक बात नोट की, मैंने कल देखा था कि 2 लड़के समोसे वाले के पास समोसे खा रहे थे और अगले दिन वो दोनों मर गए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है ये सब समोसे वाली ही कर रही है। वो औरतों को नहीं, सिर्फ मर्दों को मारती है। इस बार दोनों औरतों ने फैसला किया कि वे एक तांत्रिक के पास जाएंगी। तांत्रिक एक गुफा में रहता था। उन्होंने उसे सारा हाल सुनाया। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार इस चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वे तीनों समोसे वाली के पास गए। तांत्रिक ने एक प्लेट समोसे ली और वापस गुफा में आकर उस पर अपना मंत्र पढ़ा। फिर वे दोबारा समोसे वाली के पास पहुंचे। ये समोसे खाओ, क्योंकि मुझे तुम पर ही शक है। मेरा जादू तो औरतों पर चलता ही नहीं, ये मुझे कैसे मार देंगे। चलो खा ही लेती हूँ, वैसे भी मेरे समोसे सबसे लजीज हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही उसने समोसे खाए, उसका जादू उल्टा असर करने लगा। वो तड़पने लगी, जमीन पर गिर गई। कभी चुड़ैल का रूप धरती, कभी समोसे वाली बन जाती। उसके जिस्म से खून बहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं बनकर आसमान में तल्लील हो गई। यूं गांव हमेशा के लिए उस चुड़ैल के साए से आजाद हो गया। एक बार की बात है, मीरपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। लोग बहुत डरते थे और शाम होते ही घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में 2 औरतें पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थीं। अरे मेरी सास ने तो जीना हराम कर रखा है। जब देखो मुझसे काम करवाती रहती है। बिल्कुल, तुमने सही कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। चलो, हमारा क्या? तभी एक गोलगप्पे वाली वहां आई और गोलगप्पे बेचने लगी। अरे देख वो गोलगप्पे, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चल चल आयशा, चल गोलगप्पे खाने चलते हैं।
दोनों औरतें उसके पास गईं। गोलगप्पे दे दो। उसने उन्हें गोलगप्पे दिए। अरे वाह वाह, कितने टेस्टी गोलगप्पे हैं, कितना चटपटा पानी, मजेदार। तुम सही कह रही हो, सच में बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं। उन्होंने खाए और बहुत तारीफ की, फिर वहां से चली गईं। गोलगप्पे वाली पूरे दिन गोलगप्पे बेचती रही और फिर चली गई। अगले दिन वह फिर आई। इस बार दो आदमी, शेख और रामू, जब उसे देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और गोलगप्पे मांगते हैं। तेरे गोलगप्पे तो इतने टेस्टी हैं, दिल करता है पूरा ठेला खरीद लूं। इतने टेस्टी गोलगप्पे तो मेरी बीवी ने भी नहीं बनाए। गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप गोलगप्पे बनाती रहती है। दोनों गोलगप्पे खाकर लौट जाते हैं। उसी रात वही दोनों आदमी जैसे किसी जादू के असर में जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वो चलते चलते एक गुफा तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें वही गोलगप्पे वाली दिखती है। जैसे ही वे उसके पास जाते हैं, वह अचानक एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तू तो गोलगप्पे वाली थी, तू चुड़ैल कैसे बन गई? उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। वह चुड़ैल दोनों को मार डालती है। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि जंगल में 2 लाशें मिली हैं। इसके बाद हर रोज जंगल में मरे हुए लोगों की लाशें मिलने लगती हैं। अरे वो गोलगप्पे वाली तो बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपनी सास के गोलगप्पों में ज्यादा मिर्च डालकर उसे खिला दूं। हा। सच में बात तो वही है, लेकिन क्या तुमने कुछ नोटिस किया? आजकल जो जंगल में लाशें मिल रही हैं, वो कैसे मर रहे हैं? कौन मार रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब गोलगप्पे वाली का ही काम है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम भी तो गोलगप्पे खाते हैं। अरे पागल, क्या तुमने कभी देखा है कि औरतों की लाशें मिली हों? वो सिर्फ मर्दों को मारती हैं। हाँ, ऐसा ही है। कल मैंने 2 लड़कों को उसके पास गोलगप्पे खाते देखा और अगले दिन वही दोनों मर गए। कुछ तो गड़बड़ है। दोनों औरतें एक तांत्रिक के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। फिर तीनों मिलकर उस गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं। तुम मुझे गोलगप्पे दो, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। तांत्रिक गोलगप्पे लेकर अपने घर जाता है और उन पर कुछ मंत्र पढ़ता है। फिर वही गोलगप्पे लेकर दोबारा उसके पास लौटता है। तुम ये गोलगप्पे खाओ, क्योंकि मुझे सारा शक तुम पर है कि तुम ही मार रही हो। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, दिल में मेरा जादू तो औरतों पर काम ही नहीं करता, तो मैं कैसे मर जाऊंगी। जैसे ही वह गोलगप्पे खाती है, वह तड़पने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वह वहीं मर जाती है। इस तरह पूरा गांव चुड़ैल के साए से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक अपने खेतों में लगा रहता। वह बहुत गरीब था, अकेला था, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करता और दूसरों का दिल भी दुखाने से बचता। उसकी जिंदगी सादा मगर सम्मानित थी। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा भी रहता था। वह किसान के उलट बेईमान, स्वार्थी और चालाक था। अगर उसे रास्ते से कोई चीज मिलती तो वह खुद रख लेता, किसी को वापस नहीं करता। वह लोगों की मदद नहीं करता था और हमेशा कहता था, अरे किसान, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ईमानदारी से क्या मिलता है? जो लोग बेईमानी करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें यह साबित कर सकता हूँ। नहीं रामू भाई, तुम गलत हो। ईमानदारी से ही इंसान सफल होता है और दिल को सुकून मिलता है। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव के 3 अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि ईमानदारी बेहतर है या बेईमानी।
अगर ज्यादा लोगों ने कहा कि बेईमानी बेहतर है तो किसान अपना सारा सामान रामू को दे देगा, और अगर ईमानदारी बेहतर निकली तो रामू किसान को अपना सब कुछ देगा। अगले दिन दोनों निकल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मैं अपनी फैक्ट्री में बहुत मेहनत से काम करता हूं और ईमानदारी से, लेकिन मैं पीछे रह गया। जो लोग बेईमानी करते रहे वे आगे बढ़ते गए। इस समाज में बेईमानी ही बेहतर है। उसी तरह दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा कि बेईमानी बेहतर है। इस तरह रामू शर्त जीत गया। किसान ने अपना सब कुछ रामू को दे दिया। घर, बर्तन, खाने का सामान, सब कुछ रामू ने उसे सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी दी। रहने के लिए किसान उदास हो गया, लेकिन दिल में पछतावा नहीं था। कुछ दिन बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने फैसला किया कि दूसरे शहर जाकर मजदूरी करेगा। वह चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दिल में अफसोस, थकान और बेबसी थी। एकदम फिर जिन आया। तुम क्यों परेशान हो? ने सारी बातें जिन्न को बताई। तुमने सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए तुम जीते हो। दुनिया कुछ भी कहे, ईमानदारी कभी हारती नहीं। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर जिन्न ने बदले में उसे इनाम दिया। उसने किसान को एक सोने की ईंट दी, एक ऐसी ईंट जो कभी खत्म नहीं होती थी। अब किसान उस ईंट की वजह से खुशहाल हो गया और एक नई जिंदगी शुरू की। सुकून, सम्मान और खुशियों से भरी वह खास अपनी जिंदगी बिताने लगा। नतीजा यह है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंत में सफलता और सुकून उसी के कदम चूमते हैं। एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वह अनाज उगाता और बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता। वह दिन रात मेहनत करता, मगर जो कुछ कमाता मुश्किल से उससे घर का खर्च चलता था। एक दिन वह थका हारा काम से घर आया और पत्नी से कहने लगा, अगर मैं यह अनाज दूसरे शहर ले जाकर बेचूं तो शायद वहाँ इसकी अच्छी कीमत मिल सके। नहीं नहीं, इस रास्ते में एक घना जंगल आता है जो काफी खतरनाक है। वहाँ जाना ठीक नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं सतर्कता से जाऊं। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। सुबह सूरज उगते ही किसान ने तैयारी की। वह एक बोरी अनाज उठाकर दूसरे शहर की ओर रवाना हो गया। जब वह जंगल में दाखिल हुआ और कुछ दूर चला तो थकान से चूर हो गया। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गया। इसी दौरान एक चोर आ गया। किसान की अनाज से भरी बोरियां उठाकर चुपके से भाग गया। जब किसान की आंख खुली तो बोरी गायब थी। वह घबराया, सिर पकड़ लिया और रोने लगा। ये सारा दृश्य एक पेड़ के पीछे छुपी एक चुड़ैल देख रही थी। वह दिखने में डरावनी लगती थी, मगर दिल से बहुत नेक और हमदर्द थी। चुड़ैल किसान के पास आई और बोली, मैंने तेरा सारा हाल दरख्त के पीछे देख लिया है। तू परेशान ना हो। तू मेरे को एक सवाल का जवाब दे कि इन 3 बोरियों में से तेरी बोरी कौन सी है? ये वाली जो अनाज से भरी है, यही मेरी बोरी है। सोना और पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाए तो काफी है। तुमने दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ा और ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब दिया। अब इसी ईमानदारी के साथ हमारा इनाम यह है कि तुम 3 बोरियां ले जाओ। किसान शुक्रगुजार दिल से 3 बोरियां उठाकर खुशी खुशी घर वापस आया। किसान ने सोना और पैसे संभाल कर रखे।
फिर उसने अनाज बेचा और वक्त के साथ गांव की एक बूढ़ी विधवा औरत से और जमीनें खरीद ली। ये सब उसकी सच्चाई, मेहनत और नीयत का फल था। अब वह सिर्फ खुद खुशहाल नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। इस तरह एक मामूली किसान ईमानदारी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया।